हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पुराने वाले पॉइंट भी आएंगे प्लस नए वाले पॉइंट भी आएंगे, प्लस इसके बाद आपको एक असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। उसमें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन होंगे, आप घर बैठ के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले अगर ट्राई किया तो ट्राई नहीं करना था, आज की क्लास के बाद आप ट्राई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं स्टेटमेंट के साथ साथ अमाउंट अपनी तरफ से इमेजिन करके बोलता जाऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस स्टार्ट किया एक्स ने, जैसे ही बिजनेस एक्स स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, जैसे ही बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मान लेते हैं कि हम बिजनेस है, हमारे पास पैसा रिसीव हुआ। जैसे ही पैसा रिसीव होता है हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाता है। मैंने अमाउंट ले लिया है 1 लाख रुपए, और ये पैसा हमें बिजनेसमैन ने दिया है, ये पैसा हमने बिजनेसमैन को वापस देना है। तो बिजनेसमैन की कैपिटल जो कि हमारी लायबिलिटी है बढ़ जाती है 1 लाख रुपए से। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स को परचेज किया कैश में। जैसे ही गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स आते हैं और कैश जाता है, यानी स्टॉक बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है। तो स्टॉक को मैंने इंक्रीज कर दिया 50,000 से और कैश को मैंने डिक्रीज कर दिया 50,000 से। तो इस 2 पॉइंट्स को लिखने के बाद पहली बार बैलेंस करते हैं। बैलेंस जो बचा वो 1 लाख में से 50,000 माइनस किया, रिमेनिंग बचा 50,000। देन स्टॉक में भी 50,000 का ही बैलेंस है, और राइट हैंड साइड पर इक्वल्स टू के कॉलम के बाद जो हमारे पास कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है गुड्स को परचेज किया उधार पर। अगर गुड्स को हमने उधार खरीदा है, इसका मतलब पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। देना है इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है। जैसे ही मैं गुड्स को परचेज करता हूं, गुड्स को परचेज करते ही मेरा स्टॉक बढ़ जाता है, और इसके अगेंस्ट मैंने पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। देना है इसका मतलब मेरी लायबिलिटी में मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, इन्हें पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। आज के जो नए पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट आ रहा है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी जिनसे मैंने उधार माल खरीदा था, उनको मैंने पैसा देना था, अब वो मुझसे पैसा मांगने आए तो मैंने उनको पेमेंट कर दी। मैंने जो क्रेडिटर्स को पैसा देना था वो 20,000 रुपए देना था, तो वहां से फोन आया कि भाई साहब वो कुछ पेमेंट करा दो। मैंने कहा भाई पूरे 20 नहीं दे रहा, 15 दे रहा हूँ, 15 आज लो, 5 बाद में देंगे। बिजनेस में चलता है, थोड़े बहुत पैसे हम होल्ड करके रखते हैं। तो कुल मिलाकर 20,000 में से मैंने क्रेडिटर्स को 15,000 की पेमेंट कर दी। 5,000 अभी दिए नहीं है, 5,000 मैं बाद में दूंगा। तो जैसे ही मैंने पेमेंट की क्रेडिटर्स को, पेमेंट करते ही मेरा कैश बैलेंस 15,000 से कम हो गया, और जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट करते ही लायबिलिटी में से मेरे क्रेडिटर्स जो होंगे वो भी 15,000 से हो जाएंगे कम। बैलेंस बचेगा 5,000 रुपए। मैंने बैलेंस पहले लिखा नहीं था, लिख देता हूं एक बार। यहां पर है 50 में से 15 माइनस किया, दैट विल बिकम 35,000 का कैश बैलेंस। 20,000 था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 20,000 सेम कॉपी कर दिया। 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, 20,000 रुपए क्रेडिटर्स थे, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम कॉपी करो। और क्रेडिटर्स जो हैं वो 20 में से 15,000 हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, रिमेनिंग 5,000 बचा है जो मैंने क्रेडिटर्स को भी पे नहीं किया, पे करना है। सॉरी, ये जो बैलेंस था 50 में 20 ऐड करके 70,000 हो गया। अब टोटल करें 70 प्लस 35, दैट विल बिकम 105, राइट हैंड साइड पर भी 105 है। देन आगे बढ़ते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने पैसा बैंक में जमा कराया, हमारे पास 35,000 कैश था, इसमें से मैंने 15,000 रुपए उठाए और बैंक में जमा करा दिए। जैसे ही मैं पैसा बैंक में जमा कराता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस 15,000 से बढ़ जाता है, और जैसे ही पैसा बैंक में जमा कराऊंगा, मेरे पास जो कैश बैलेंस है वो 15,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी पॉकेट में जो 35 पड़े थे उसमें से मैंने 15 निकालकर बैंक में भिजवा दिए, बैंक में जमा करा दिए। तो 35 के पॉकेट बैलेंस में से 15,000 बैंक में जमा कराते ही मेरे पास जो पॉकेट में बैलेंस बचेगा वो 20,000 रुपीज बचेगा। तो कैश जो है वो रिड्यूस होकर 20,000 हो गया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, बैंक बैलेंस हो गया 15,000, 1 लाख रुपीस कैपिटल है, और क्रेडिटर्स में 5,000 का बैलेंस पड़ा है। देन आगे बढ़ते हैं, मैंने गुड्स को बेचा कैश में। अब मेरे पास जो गुड्स थे वो 70,000 के गुड्स थे। एक कस्टमर गुड्स लेने के लिए आया, उसको मैंने स्टॉक को बेच दिया, और जो स्टॉक मैंने बेचा वो 40,000 का स्टॉक था, जिससे मैंने उस कस्टमर को 60,000 में बेच दिया। अब 40,000 के गुड्स को मैंने अगर 60,000 में बेचा और वो जो माल बेचा वो कैश में बेचा, तो मेरे पास से स्टॉक 40,000 का चला जाएगा। इसके बदले मुझे 60,000 का कैश बैलेंस मिलेगा, तो मेरा कैश बैलेंस 60,000 से बढ़ जाएगा। अब 40 का स्टॉक कम होगा, 60 का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। इस डीलिंग में मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रॉफिट मैं कमाता हूं वो सारा का सारा प्रॉफिट मुझे बिजनेसमैन को देना होता है, यानी बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो 20,000 रुपए के प्रॉफिट को हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। स्टॉक को बेचते ही मेरा स्टॉक 40,000 से कम हो गया और मुझे 60,000 कैश मिला। जो कैश मिला, मेरा कैश बैलेंस उसकी वजह से 60,000 से बढ़ गया। देन बैलेंस करें, 20 में 60 ऐड किया, दैट विल बिकम 80,000। 70 में से 40 रिड्यूस हो गया, स्टॉक रह गया 30,000। 15,000 का बैंक बैलेंस सेम चल रहा है, कैपिटल इंक्रीज होकर हो गई 1,20,000, एंड देन 5,000 के हैं क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गुड्स को बेचा उधार।
इस बार मैंने स्टॉक को जो बेचा उधार बेचा इसका मतलब मुझे पैसा मिला नहीं, पैसा लेना है। और आपको याद होगा वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है वो है हमारी असेट। और जिन लोगों को उधार माल बेचता हूं उन्हें मैं कहता हूं डेटर्स। तो उधार माल बेचा 20,000 का माल मैंने 30,000 में बेचा उधार। अगर 20 के माल को 30 में बेचा तो 20 का माल बेचते ही मेरा स्टॉक कम हो गया 20,000 से, और इसके बदले डेटर से 30,000 लेना है तो 30,000 डेटर्स बढ़ गए कि मैंने उनसे पैसा लेना है। और इस डीलिंग में हुआ 10,000 का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ उसे मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। बैलेंस करें, 80,000 कैश बैलेंस है, स्टॉक रिड्यूस होकर 10,000 रह गया, 30,000 के डेटर्स हो गए, 15,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, कैपिटल इंक्रीज होकर 1,30,000 हो गए, और क्रेडिटर्स में 5,000 रुपए सेम कॉपी कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जिन लोगों को मैंने उधार माल बेचा था, मैंने कहा भाई से कुछ पेमेंट करा दो, पैसे शॉर्ट है मेरे पास, उन्होंने 30,000 रुपए मुझे देने थे, उस 30,000 में से मुझे 20,000 रुपए मिल गए, बाकी 10,000 वो मुझे बाद में देंगे। तो आउट ऑफ 30,000 आई गॉट अ सम ऑफ रुपीज 20,000। और ये जो पैसा मुझे मिला वो कैश में नहीं मिला, वो पैसा मुझे चेक से मिला। उन्होंने कहा भाई साहब चेक दे दो, मैंने कहा चेक दे दो, मैं बैंक में जमा करा दूंगा। तो 20,000 जो मुझे मिला वो चेक से मिला और उस चेक को मैंने बैंक में जमा करवा दिए। तो जैसे ही मुझे पैसा मिला, पैसा मिलते ही जो डेटर्स थे वो 20,000 से कम हो गए, क्योंकि 30,000 लेना था, 30 में से 20 मिल गया, 10 रह गया जो बाद में लूंगा। तो 30 में से अगर 20 मिल गया तो बैलेंस कितना बचा, 30 में से 20 कम करके रह गया 10,000। और जो पैसा मुझे रिसीव हुआ है वो चेक से मिला है, तो चेक से मिलेगा, इसका मतलब मुझे उस चेक को बैंक में जमा कराना पड़ेगा, और जैसे ही पैसा बैंक में जमा कराऊंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैलेंस करें, 80,000 सेम, 10,000 सेम, डेटर्स रिड्यूस होकर 10,000 रह गए, बैंक बैलेंस इंक्रीज होकर 35,000 हो गया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, और 5,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर्स। एंड आज का लास्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हम बैंक गए और बैंक से कुछ पैसा निकाल कर ले आए। बैंक गए, पैसा निकल कर लेकर आएंगे तो हमारे पास कैश आएगा, और जो कैश आएगा वो मेरे कैश को इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही पैसा बैंक से निकालूंगा मेरा जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने 20,000 रुपए बैंक से निकाल ली, जैसे ही पैसा बैंक से निकाला मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया और मेरा बैंक बैलेंस 20,000 से हो गया कम। देन बैलेंस विल बी 1 लाख कैश में, 10,000 का स्टॉक है, 10,000 के डेटर्स हैं, 15,000 का बैंक बैलेंस है, 1,30,000 कैपिटल में है, और 5,000 रुपए के हैं क्रेडिटर्स। राइट हैंड साइड पर है 135, यहां चेक कर ले, 1 + 10 + 10 + 15 दैट विल बिकम 135। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 135, राइट हैंड साइड भी 135, यानी दोनों साइड चल रही हैं इक्वल।